आश्रम में पहुंचे कोलकाता, तो कोलकाता पहुंच गए राजकुमार शुक्ल, और इस कोलकाता में फिर से इनकी मुलाकात हुई, और गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं था, 1 साल बीत गया था, और कोनो आदमी को कहिए कि ठीक है आते हैं, आप फिर आप बगल में आए रहिएगा, है ना, अब आदमी फिर आ जाए कहने के लिए कि प्रणाम, तो अब जैसे प्रणाम करेगा ना वैसे आपका पूरा इतिहास याद आ जाएगा कि क्या काम प्रॉमिस किए थे, याद आ जाएगा ना। यही चीज हुआ गांधी जी के साथ। गांधी जी अब इसको टाल नहीं सके और ट्रेन पकड़े बेचारे चलाए, सोचे कि आखिर अकेले जाकर वहां क्या करेंगे, तो सोचे राजेंद्र प्रसाद को ले लेते हैं इधर से, पटना में घर है, पटना के बगल में, तो क्योंकि चंपारण में हुआ था इसलिए इसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब अगर इसकी स्थिति को देखिएगा तो ये चंपारण का क्षेत्र है, ये बिहार है और ये चंपारण का क्षेत्र है। चंपारण में पहले 3 जो हमारे आज के जिले हैं, एक सारण जिसको छपरा बोलते हैं, सारण, उसके बाद में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये 3 जिले उस समय शामिल थे, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो तिरहुत में था, मतलब जो मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, तिरहुत प्रमंडल जो है आज हमारा, वो तिरहुत यहाँ का हेडक्वार्टर था। हाँ, सारण और दोनों चंपारण, पश्चिमी और पूर्वी, ये सब मिलकर के एक क्षेत्र था जिसको हम चंपारण के नाम से जानते थे। हाँ, और जो मुजफ्फरपुर है वह इसका हेडक्वार्टर था, तिरहुत का, इस पूरे क्षेत्र का, चंपारण का जो हेडक्वार्टर था वहां पर था। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे, जो किसान थे, जो छोटे छोटे किसान थे, इन लोगों ने नील व्यापारियों के साथ एक एग्रीमेंट किया। नील व्यापारी, चूंकि उस समय जो 90 के जो दशक प्रारंभिक था, उस समय हम जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी ना, उसमें रंग का डिमांड बढ़ रहा था, है ना। आज भी देखिएगा जो आता है उजाला नील, है ना, उसको कपड़े में डालते हैं, सफेद कपड़े में, तो उसको चमक आ जाती है। तो नील एक ऐसा चीज था जिससे हम कलर बना रहे थे ना, रंग के उपयोग में ला रहे थे, और इसका डिमांड पूरे दुनिया में काफी बढ़ रहा था। तो और हमारा जो क्षेत्र था ना, ये काफी उपजाऊ था, तो जो नील के व्यापारी थे, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं, नील के, तो नील के व्यापारियों ने भारत में क्या किया कि जमींदारों के साथ में एग्रीमेंट किया, जो भी यहाँ के जमींदार थे उनके साथ एक समझौता किया कि आप अपनी जमीन पर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, है ना, इन लोगों ने एक लंबी अवधि को चुना कि हम 10 साल के लिए आपका जमीन पर एग्रीकल्चर करवाएंगे, आप ही करिएगा, और जितना भी उत्पादन होगा ना हम उसको खरीद लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं इसको, मतलब कि हमने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप अपने जमीन पर जो बोइएगा उसका जो उत्पादन होगा ना वो सब के सब हम ले लेंगे, और इसके बदले में हम आपको एडवांस रुपया दे देते हैं, चलिए आप 1 लाख रुपया एडवांस ले लीजिए, 1 लाख रुपया सलीना का, तो 10 साल आप खेती करिएगा ना, तब 10 साल ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 15 साल करिएगा अगर, तब 15 लाख ले लीजिए। बात समझ में आया। तो जो कम लालची था ना वो 1 साल का लिया, और जो ढेर लालची था वो 10 लाख ले लिया। आगे तो पहले ही एडवांस मिल जा रहा है, खेती होता रहेगा, दियाता रहेगा, सधेगा अपना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पहला साल तो खूब उत्पादन हुआ, तो मजा आ गया, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, चौथा साल, उसके बाद में 2-3 साल के बाद में तो उस पर नील का उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि उसका जो उर्वरता था वो क्या समाप्त। अब जैसे उर्वरता समाप्त हुआ तो वहां पर नील का उत्पादन बंद हो गया, और इस एग्रीमेंट के अनुसार इन व्यापारियों को तो नील चाहिए ही। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप जहाँ खेती कर रहे हो ना, खेतों बदल दो, दूसरा खेत में करो, तीसरा खेत में करो। बाद में इन लोगों का जहां भी इन लोगों ने नील लगाया सबके सब उर्वरता हो गई समाप्त। अब वहां पर ना गेहूं हो रहा है ना धान हो रहा है, अब लेने का देनी पड़ गया इन लोगों को, नील तो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा था, जो भोजन पर ये लोग आफत हो गए। किसान खेती नहीं करना चाह रहे हैं, जो श्रमिक है उसमें मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, और ये लोग जबरदस्ती किसानों को जो पैसा एडवांस दे दिया, बेरोजगारी मजदूरी करा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। अच्छा, नहीं कर रहे हैं खेती, काम नहीं कर रहे हैं ना, तो ये लोग अब प्रशासन का सहारा ले रहा है, क्योंकि जमींदारी हमको मिली है तो हम तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमने 100 एकड़ जमीन ले लिया है, तो 100 एकड़ जो जमीन लिया वह 10,000 रुपया के रेट से ले लिया, तो सरकार को हमने पैसा पेड कर दिया, जो भी उसका टैक्स हुआ 1 लाख 10 लाख जो भी टैक्स हुआ हमने उसको दे दिया। सनसेट नीति थी, आप सूर्यास्त नीति आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि सूर्य ढलने के पहले तक जो टैक्स जमा कर देगा जमींदारी उसकी, अन्यथा जमींदारी छीन ली जाती है। बीर कुंवर सिंह की भी जमींदारी छीन ली गई थी, है ना, बाद में इसी के चलते 1857 क्रांति में हिस्सा लिए थे। तो जमींदारों ने टैक्स पे कर दिया, मान लो 1 लाख उन्होंने टैक्स दिया है 1 साल का 100 एकड़ का, तो बाद में जब ये लोग इससे जो 100 एकड़ भूमि है ना, वो 100 किसानों में बांट दिया, 100 अलग अलग किसानों को दे दिया। तो ये जो किसान थे अब इनसे बांध दिया कि भाई तुम 20-20 हजार रुपया दे देना, 10-10 हजार दे देना, तो ये दिए थे 1 लाख और ये लेंगे इनसे 10 लाख, देख रहे हैं ना। तो ये जो 9 लाख जो रेस्ट बचा वो किसका हुआ, जमींदारों का हुआ। इतना लूटते थे ये, तभी तो कुटियां बनती थी, बड़े बड़े महल बनता था, देखिएगा जमींदारों के महल। और देखिए होता क्या था कि जो हमारे यहाँ बंदोबस्ती प्रथा थी, बंदोबस्ती प्रथा समझिए, कई प्रथाएं थी, बंदोबस्ती प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, रैवतवाड़ी प्रथा, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। बंदोबस्ती प्रथा में क्या होता था कि हम अस्थायी बंदोबस्त कर देते थे, है ना, जैसे दहसाला पद्धति में बताया था ना, अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने लाया था, तो उसी तरह से एक बंदोबस्ती प्रथा को अंग्रेजों ने लाई। इस प्रथा में क्या होता था कि हम जो जमींदार था, हम लोग ठेका लगाते, डाक लगाते थे, है ना, बोली लगाया कि भाई ये जो 100 एकड़ जमीन है इसका हम 1 लाख रुपया लेंगे, तो जो इससे ज्यादा देगा हम उसको दे देंगे।
हम उसके नाम से बंदोबस्त कर दिया ये 100 एकड़। अब वो बंदोबस्त हो गया, उसके जो टैक्स इतना जो देने को तैयार हुआ हमने उसको दे दिया। अब ये हुआ, पहले ये बात समझिए कि वह 1 लाख पर जमीन ले लिया तो वह कहलाया जमींदार। बात समझ में आया? जो जमीन लिया सरकार से वह क्या कहलाया? जमींदार है वो। अब ये जो जमीन है वो लिया तो इसके साथ उसने एग्रीमेंट के जो नीतियां हैं उस नीतियों के अधीन वह कार्य कराएगा, किसानों से काम कराए, श्रमिकों से काम कराए। तो कानून भी तो कोई चीज है ना। अगर मान लिया हमने टैक्स दिया है तो हमारा सुरक्षा देगी कि नहीं सरकार? बात समझ रहे ना? तो अब पैसा हमने पे कर दिया है तो इस स्थिति में जो सरकार है वह जमींदारों के पक्ष में खड़ा रहती थी, है ना। और जब किसानों को हमने दिया, मजदूरों से काम कराया, श्रमिकों से काम कराई और ये लोग काम नहीं करते थे ना तो ये लोग प्रशासन का सहारा लेते थे कि वाला किसान हमको टैक्स नहीं दे रहा है। तो पुलिस जाती थी, पकड़ कर लाती थी, घसीटती थी, मारती थी, पीटती। आपने पढ़ा होगा ना या कहानी हमने सुना होगा कि अंग्रेज घसीटते थे, मारते थे, पीटते थे। अंग्रेज नहीं करते थे, हमारे ही लोग जो थे ना ये कंप्लेन करके करवाते थे। हाँ, ये जमींदार करते थे, अंग्रेज नहीं करते थे। अंग्रेजों ने आकर के हमें सुधार दिया। अगर अंग्रेज ना होते तो हमारा जो देश था ना वह आज भी वैदिक युग में जी रहा होता, अंधविश्वासों में जी रहा होगा। आज भी हमारे यहाँ सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर होती, विधवा विवाह नहीं होता, है ना। आज हम लोग जिस तरह से अफगानिस्तान है, जिस तरह से तुर्कमेनिस्तान है, जहां पर कट्टरपंथी लोग जहां रह रहे हैं, उस तरह से आज भी हम होते। लेकिन उन लोगों ने आकर के हमें एक नया दिशा दिया। लेकिन उनको भी बरगलाने वाले लोग थे यहाँ पर, उनका चमचागिरी करने वाले लोग थे, अपना काम निकालने के लिए उनको दिग्भ्रमित करते थे। बात समझ आया? तो कुल मिलाकर के ये जो प्रथा थी, इस प्रथा में जो नील व्यापारी हमारे यहाँ आए, नील व्यापारियों ने जमींदारों से एग्रीमेंट कर लिया, जमींदार तो पैसा ले लिए और बाद में जब खेती नहीं हो पा रहा था, नील का उत्पादन नहीं हो रहा था, तब ये लोग का कान अब खड़ा हुआ। ये लोग बोला कि या तो हमारा पैसा वापस कर दो और नहीं तो खेती करो, दो ही विकल्प है ना। पैसा तो खर्चा हो गया और खेती हो नहीं रहा है। तो इसी में एक जमींदार थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, नाम सुना होगा आपने, बेतिहारवा इनका घर था, पश्चिमी चंपारण के ये वाला क्षेत्र में। क्या चीज? नहीं, ये राजकुमार शुक्ल एक जमींदार थे, बात तो समझिए। राजकुमार शुक्ल जो थे ये इन्होंने क्या किया, एक लखनऊ में अधिवेशन होना था, लखनऊ अधिवेशन, हाँ 1916 ईस्वी में, 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन। अच्छा, कांग्रेस जो पार्टी थी उसका गठन हुआ था 1885 में और बाद में वे लोग किसानों के, जमींदारों के या जो भी हमारे दबे कुचले लोग थे उनकी आवाजों को उठाने के लिए काम कर रहे थे ना। और इसी क्रम में इनका हर एक साल मीटिंग होता था अलग अलग क्षेत्रों में। पहला जो अधिवेशन है बॉम्बे में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। 4 अधिवेशन मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, अक्सर इसी से प्रश्न होता है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि अलग अलग क्षेत्र में हम जाएंगे ना तो वहां के स्थानीय समस्याओं को हम सुन पाएंगे, है ना। तो इन समस्याओं को सुनने के लिए 1916 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ तो हमारे पास में है क्या? अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा सेमिनार हो बगल में पटना में या कहीं दूसरी जगह, तो हम जाएंगे कि नहीं? बौद्ध संगति हो तो देखने जाएंगे कि नहीं? केसरिया बौद्ध महोत्सव होने जा रहा है तो दूर दूर से लोग आएंगे, आते हैं कि नहीं? सोनपुर मेला को देख लीजिए, लगता है तो एशिया का सबसे बड़ा मेला, आते हैं कि नहीं लोग? तो जब आसपास में कोई बहुत बड़ा सभा होता है ना तो जितने भी लोग क्षेत्रीय होते हैं वे चले जाते हैं उसमें हिस्सा लेने। तो राजकुमार शुक्ल भी अपनी समस्याओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पास गए, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन होना था, जितने भी क्षेत्रीय जो कांग्रेस के नेता थे सब एकत्रित हो रहे थे। तो ये राजकुमार शुक्ल पहुंचे लखनऊ। कब पहुंचे? 1916 ईस्वी में। अच्छा, इस अधिवेशन में अब ये गांधी जी तो आए ही थे, गांधी जी। अच्छा, इस अधिवेशन का विशेषता यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आई थी, क्योंकि इसके पहले 2 पार्टी अलग अलग हो गया था, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी और कांग्रेस अलग हो गया था। लेकिन लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल गए, तो इनकी तो मजबूती हो ही गई थी, है ना। तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए और इसी अधिवेशन में गांधी जी हिस्सा लिए पहली बार। इस समय तक इनका कोई पहचान नहीं था, क्योंकि 1915 में ये किए थे। गांधी जी कब आए? 1915 में, 15 में आए थे ना। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, इसलिए इसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी इसमें पहुंचे थे, राजकुमार शुक्ल पहुंचे, राजकुमार शुक्ल पहुंचे। अच्छा, इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? काफी महत्वपूर्ण है, चलिए कोई बात नहीं, आप हमें बताइएगा, अभी है हम लोग क्लास में बने हुए हैं, बीच में याद आएगा तो बताइएगा। तो गांधी जी के पास जब ये पहुंचे, इस अधिवेशन में मुख्य रूप से पहुंचे, इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन था वो दिया, ऊपर बढ़ाया, जो भी था इनकी समस्याओं को सुनी गई। और पहली बार ये गांधी जी को एक केस मिला, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले के ये चेला थे, तो गोखले ने इनको थमा दिया कि भाई इस केस को आप देखिए, है ना। और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को यह प्रॉमिस किया, वादा किया कि चलिए हम आते हैं आपके यहाँ, देखेंगे आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को देखने के लिए गांधी जी इनको वादा तो कर दिया लेकिन आए नहीं। लेकिन अगले साल जब 1917 में कोलकाता में गए थे, कोलकाता में अधिवेशन होना था, तो उसी में वे भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे। तो कोलकाता भी राजकुमार शुक्ल पहुंच गए, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी अब टाल मटोल कर दिए, 1 साल बीत गया ना। 1917 में पहुंचे कोलकाता, तो कोलकाता पहुंच गए राजकुमार शुक्ल, और इस कोलकाता में फिर से इनकी मुलाकात हुई। और गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं था, 1 साल बीत गया था। और कोनो आदमी को कहिए कि ठीक है
आते हैं, आप फिर आप बगल में आए रहिएगा, है ना। अब आदमी फिर आ जाए कहने के लिए कि प्रणाम, तो अब जैसे प्रणाम करेगा ना वैसे आपका पूरा इतिहास याद आ जाएगा कि अगर क्या काम प्रॉमिस किए थे, याद आ जाएगा ना। यही चीज हुआ गांधी जी के साथ। गांधी जी अब इसको टाल नहीं सके और ट्रेन पकड़े बेचारे चलाए। सोचे कि आखिर अकेले जाकर वहाँ क्या करेंगे, तो सोचे राजेंद्र प्रसाद को ले लेते हैं इधर से, पटना में घर है पटना के बगल में, तो वहीं से उतर करके चल गए पटना उनके घर। वहाँ गए तो राजेंद्र प्रसाद किसी कार्य से बाहर निकल गए थे, क्योंकि नेता थे ना, तो नेता लोग घर में थोड़े रहता है, वो तो घूमते रहता है फालतू में। हाँ, अब ये चल गए उनके घर, वहाँ गए तो पता चला कि वो है नहीं। इनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ। कई इतिहासकारों ने इसका उल्लेख भी किया है कि जाति प्रथा उस समय काफी चरम सीमा पर थी। राजकुमार शुक्ल पंडित थे और गांधी जी बनिया थे और राजेंद्र प्रसाद लाला जी थे। अब क्या हुआ, अरे बनिया जो थे ना, बनिया बैकवर्ड क्लास है, तो बैकवर्ड क्लास है तो छुआछूत उनसे भी है, बात समझ रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद की जो माँ थी, उनके यहाँ जो मुंशी जी थे काम करने वाले, उनसे पूछवाई कि पूछिए कौन जात है। मतलब इन्होंने रहने का वहां पर विचार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि अब राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो हम रुक जाते हैं, आज क्या कल चले जाएंगे मिल करके। तो उनकी माँ पूछवाई कि पूछो कौन जात है, तो वो करके अब ये तो बता दिए कि राजकुमार ब्राह्मण है, तो बोले कि उससे पूछ के उपरिया का जो है उससे, क्योंकि देखने में भी बैकवर्ड लग रहे थे ना। तो जा करके पूछ कर बोले कि बनिया है, तो कोई कि हटाओ सबको, रहने का जगह नहीं है। गांधी जी पहली बार जाति प्रथा को महसूस किए थे। उनको लगा था कि हमारे जैसा लोग जो ब्रिटेन से पढ़ करके आया है, उसके साथ अगर भेदभाव हो सकती है उच्च परिवार में, है ना, जहाँ के लोग नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का, वहां पर जाति प्रथा इतनी चरम सीमा पर है, तो निचले तबके में क्या हो रहा होगा। उन्होंने पहली बार इस चीज को महसूस किया। उन्होंने रात गुजारी और अगले दिन बिना किसी को कहे वहां से निकल गए थे। राजकुमार शुक्ल को लेकर के वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने यहाँ का जो कमिश्नर थे मुजफ्फरपुर में, उनसे मुलाकात किया। कमिश्नर ने उनसे एक शब्द में कह दिया कि इसका कोई निदान नहीं है, क्योंकि आपने समझौता किया, एग्रीमेंट किया है, उसे एडवांस लिया है ना। तो अब आज अगर मान लीजिए मुनाफा होता है तो आप ठीक थे, और घाटा लग रहा है तो गलत हो गया। एक शब्द में मना कर दिया कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। गांधी जी इसकी जो विविधता थी इसको समझने लगे थे। जब यह मोतिहारी पहुंचे, यहाँ पर गोरख बाबू का घर है, वहीं पर रुके थे हेनरी बाजार में, वहीं पर ठहरे थे। यहाँ के किसानों से घूम घूम करके अगले दिन से एक दिन में उन्होंने विश्राम नहीं किया, और चूंकि आए थे बात को टाल कर निकल जाने के लिए, लेकिन जो घटनाएं उनके साथ होती चली गई उनको रोक लिया। वे गोरख बाबू के यहाँ ठहरे, वहाँ की स्थिति को समझा उन्होंने। फिर बाद में किसानों से अलग अलग मीटिंग की, कई जगहों पर उनके गाँव गाँव में जाकर के देखा। जसौली पट्टी है एक कोटवा ब्लॉक में, मोतिहारी से जसौली पट्टी के लिए जा रहे थे, तो यहाँ के जो कलेक्टर था ना, वो इस स्थिति को भांप गया था कि यहाँ के किसान को आदमी भड़का रहा है। क्योंकि बैरिस्टर है ना, वकील है, बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करता है, तो अब वकील है तो इसको आप दबा नहीं सकते हैं, डरवा नहीं सकते हैं। तो कानूनी रूप से उसने नोटिस भेजा। जब ये जा रहे थे जसौली पट्टी, तो रास्ते में ले करके इनका जो प्यून था वो जा करके इनको थमाया कि नोटिस लीजिए और आकर के जमानत ले लीजिए कलेक्टर साहब के यहाँ। जमानत इसलिए कि यहाँ पर केस है वायलेंट करने का, यहाँ पर लोगों को भड़काने का आरोप है कि यहाँ पर जो किसान है उनको आकर के भड़का रहे हैं, और जाकर बेल लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। तो कहा, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस नोटिस को लेने से मना कर दिया। कहा कि भाई हमने कोई अपराध नहीं किया तो बेल कह लेंगे, जब हम बेल ले लेंगे इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती किया है, तो हमने कोई गलती नहीं किया, हम तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। कैसे अरेस्ट हो जाएंगे जब हमने स्वीकार ही नहीं किया कि हमने कोई गलती किया है, तो अब जबरदस्ती अरेस्ट कर लीजिएगा, आरोप लगा ना, है ना। तो गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन यह कलेक्टर जो था ना वह होशियार व्यक्ति था, जाना कि अगर जैसे गिरफ्तार करेंगे ना पूरा किसाने भड़क जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि वहीं पर चंद्रैया एक जगह है, चंद्रैया में उन्होंने अनशन कर दिया था, और वहीं पर वहीं से मुख्य रूप से आंदोलन का प्रारंभ भी माना जाता है। उन्होंने पहला अनशन किया था उसे नोटिस के विरोध में। फिर बाद में जसौली पट्टी भी गए, तुरकौलिया गए। तुरकौलिया में का भी ये घटना है जो क्या नहीं, आंदोलन नहीं है, ये अनशन का हम बात कर रहे हैं कि चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी ने पहला बार उस नोटिस के विरुद्ध में अनशन किया था। भूख हड़ताल नहीं किया था, वो वहीं पर रुक गए थे, आगे नहीं गए, प्रशासन ने रोक दिया। तो जहां रोक दिया वहीं रुक गए, बोले कि यहीं पर मिल लेंगे किसानों को, सब आ जाओ सब यहीं पर। लोग आकर के वहीं मिलना शुरू कर दिया था। तो मुख्य रूप से इस आंदोलन का शुरुआत वहीं से माना जाता है। वहां से वे तुरकौलिया गए थे, और तुरकौलिया में मुख्य रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बतख मियाँ से संबंधित, है ना। बतख मियाँ वहीं पर प्यून थे, बावर्ची, है ना। बावर्ची मतलब कि जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, रसोईया थे। तो रसोईया के रूप में वो काम करते थे, और इनके विरुद्ध षड्यंत्र हो गया। ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया कि ये आदमी मानेगा नहीं, पूरा चंपारण को भड़का देगा, यहाँ के किसान सब बर्बाद कर देगा, जो नील व्यापारी हैं वे लोग लूट जाएंगे, नहीं बर्बाद हो जाएंगे, पैसों नहीं मिलेगा, नीलो नहीं मिला। तो अब इन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया कि गांधी की हत्या कर दिया जाए, है ना। तो इसमें बावर्ची को शामिल किया गया, और बतख मियाँ को कहा गया कि जो दूध है उसी में पॉइजन की पुड़िया मिला दी गई, और बतख मियाँ उसको गिलास में लेकर उनका जो लंच था उसको लेकर के गए। गांधी जी बैठे थे, और उसमें इसको हिदायत भी दिया गया था बतख मियाँ को कि इस बात का कहीं उल्लेख नहीं होना चाहिए। तो बतख मियाँ सोचे कि हमारा तो बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, नहीं लगेगा, दूध में जहर मिलाया हुआ है,
अब जा करके वहाँ पर खड़ा हो गया, हाथ पाँव कांपने लगा इसका और रोने लगा। जब गया उनको खाना देने, पूरा मीटिंग सभा थी, उसी में रोने लगा। गांधी पूछे क्या हुआ बताओ? बोला कि दूध मत पीजिएगा, में जहर है। बात भड़क गई। अब जैसे इस बात को कहा ना, बतख मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मान लीजिए कि कोनो मिनिस्टर बैठा हो तो उसका बॉडीगार्ड, चाहे प्रशासन के जो लोग होते हैं ना, प्रशासनिक महकमे के लोग थे, उनका वहाँ पर आमंत्रित किया गया था भोजन पर। अब भोजन वाला कह रहा है कि इसमें जहर है, तो जहर ये मिला है ना। बतख मियाँ को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दी गई, बहुत टर्चर भी किया गया उनको। हाँ, स्टेशन पर जो द्वार बनाई गई थी मोतिहारी, बतख मियाँ द्वार, अब उसको हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया उसको, समझ लीजिए। क्योंकि मियाँ लगा था ना, मुस्लिम थे बेचारे। तो इतना बड़ा जो योगदान दिया उन्होंने, अगर वो चुपचाप दूध पिला दिए होते तो चंपारण सत्याग्रह का ये देश आजाद नहीं हो पाता। क्योंकि गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है देश आजाद करने में। गांधी की मृत्यु हो गई होती ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बतख मियाँ आज भी उपेक्षित है और हमेशा अब बीपीएससी इनको टारगेट किया है। बीपीएससी लगातार कई एग्जामों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा है। हाँ, बतख मियाँ से संबंधित खूब प्रश्न पूछा जा रहा है, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था बतख मियाँ से संबंधित। तो ये गांधी तो बच गए, लेकिन बतख मियाँ गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर हत्या के प्रयास का ये चलाया गया, इन्होंने हत्या का प्रयास किया है और फिर उनको सजा भी दी गई। कुल मिलाकर के गांधी जी यहाँ की स्थिति को समझे और समझने के बाद में तब किसानों के जो एकजुटता दिखाई, एकजुट करके उन्होंने आंदोलन का स्वरूप दिया। और इसमें कई लोग भी शामिल हुए, जैसे राजेंद्र प्रसाद भी आए, गोरख बाबू थे, लक्ष्मी नारायण थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, इन लोगों के भी नाम पूछा जाता है। हाँ, तो ये सारे लोगों ने भी हिस्सा लिया। इंदुलाल याग्निक थे, भेल भी आए थे, इनके 2 चेले थे गांधी जी के, है ना। तो कई लोग जो था, अभी इसको लिखवा देंगे हम। तो ये सारे लोगों ने भी इस आंदोलन में समर्थन किया। एक आंदोलन या लंबे समय तक चला। हालांकि सरकार ने इस आंदोलन का रुख को देखते हुए तुरंत एक कमीशन बना दिया, नील आयोग का गठन किया गया। और नील आयोग ने जो बनाया गया था उसमें मेंबर गांधी जी को ही बनाई गई कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। तो जो भी इसमें सहमति बनी, गांधी जी ने इस एग्रीमेंट को समाप्त करवा दिया, कहा कि जो नील जो समझौता है, इस समझौते को समाप्त कर दिया जाए और जो क्षति हुई है, इस क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को 25% जो हिस्सा है उसको दे दिया जाए। मतलब कि जो इनकी क्षति हुई है किसानों को जो क्षति हुआ है इतना दिनों में, इस क्षति का 25% इनको क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। और इसी पर यह मामला समाप्त हो गया था। उसका समझौता समाप्त हो गया, तो लूट कर ले गया सब नील यहाँ से। बात समझ में आया? हाँ, तो यह पहला सफल आंदोलन था इनका, है ना, पहला सफल सत्याग्रह था। हालांकि सत्याग्रह सबसे पहले इन्होंने अफ्रीका में चलाई थी, साउथ अफ्रीका में रंगभेदी नीतियों के खिलाफ था। लेकिन चंपारण में पहला जो सत्याग्रह था भारत में, वह 1917 में, इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अच्छा, यह जो प्रथा थी, यह मुख्य रूप से 3 कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है कि 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, है ना, और इस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर निश्चित रूप से नील बोना है। तो इस समझौते के अनुसार जो समझौता हुआ था किसान और नील व्यापारियों के बीच, वो यही समझौता था कि आप 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आप निश्चित रूप से नील बोइएगा। बात समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको। हाँ, किसान को कौन चला गया? हाँ, तो वो तो जमींदारों का जमीन है ना। किससे? किसानों से, सरकार से। हाँ, तो जमीन को कौन उठा के ले जाएगा? अरे किसानों का, फिर वही बात, जमींदारी प्रथा में जो जमीन था वह टैक्स पे करके सरकार से जमींदार ले लेते थे। क्या? अब मान लो कि 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ, उसमें बंगाल पर इन लोगों का कब्जा हो गया। 1764 में इन्होंने दीवानी अधिकार ले लिया। तो दीवानी अधिकार मतलब आज जो जमीन है आपका, वो आपका है कि सरकार का है? आप जिस जमीन को बोते हैं, जिस जमीन पर आपने घर बनाया है, वो जमीन आपका है कि सरकार का है? आपका नहीं है, वो सरकार का है। सरकार को आप टैक्स देते हैं, हाउस होल्ड टैक्स देते हैं, एग्रीकल्चर का लगान देते हैं, तब वो आपका है। आप उसको बोते हैं, इसके बदले में उनको टैक्स देते हैं। जो संपत्ति है वह सरकार का है ना। बिहार सरकार, यूपी सरकार, मतलब पूरा जो ये भूमि है वो सरकार का है। आपके नाम पर इसका लीज है, एग्रीमेंट है ना, वंशानुगत एग्रीमेंट है कि यह जमीन आप ही की रहेगी, इसको कोई छीनेगा नहीं। लेकिन सरकार को जरूरत पड़ेगा तो ले सकता है। बात समझ में आया? जो हमारा, हाँ, जैसे स्टेशन बन रहा है, जरूरत पड़ा सरकार का, तो आपका जमीन है, सरकार ले लिया कि नहीं ले लिया? मुआवजा देगा, बिल्कुल मुआवजा देकर के ले लेगा। तो इसमें भी जैसे आम गर्मजरुआ है ना, तो ये सारा जो गर्मजरुआ भूमि है वो सरकार की है, सरकारी भूमि है। तो इस तरह के जो भी जमीनें हैं वह सरकार ठेका दे देती थी। जैसे मान लीजिए कि मोतिहारी चंपारण का जमीन हो रहा है, यहाँ का जो जमींदारी है उसको दिया जा रहा है, उसका डाक लगा है। तो इस तरह के अब एक डेट फिक्स कर दिया गया कि 31 मार्च को यह जमींदारी फिक्स की जाएगी।
तो हमने सब क्षेत्र का अलग अलग दर तय कर दिया है ना, कि हरसिद्धि ब्लॉक का इतना रहेगा, अंचल है ना, अंचल इस मोतिहारी अंचल का इतना होगा, चकिया का इतना होगा, अलग अलग क्षेत्र का हमने दर तय कर दिया। अब इस दर को जो जमा करेगा है ना, हमने कहा कि 1000 रुपये एकड़ रहेगा, तो जो देगा उस ले गया, जितना एकड़ लेना है ले लो। इस तरह से जमींदारी फिक्स हो गई। अब ये लोग टुकड़े में दे देते थे किसानों को, हम ये लोग थोक भाव में लिया और किसानों को दे दिया कि भाई आप 1000 में 1 बीघा जोत लीजिए, बात समझे। हाँ, आप हमको टैक्स इतना दीजिएगा, 1000 रुपये साल में आप दीजिए, आप जोतिए। और किसान तो जो थे वो मजदूरों से काम करवाते थे, किसान भी नहीं काम करते थे, किसान मजदूरों से काम कराते थे, उनको मजदूरी देते थे। उनको क्या करते थे कि दे दिया कि भाई उनका घर में बच्चा बीमार है, 500 रुपये दे दिया। अब वो 500 रुपये तो चुका नहीं पाएगा कहीं, और 500 के ब्याज में उसे कटवा रहा है, कमा रहा है। इसको बेगारी बोलते हैं, बात समझे। तो और जो काम नहीं करेगा उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन आएगा, मारेगा, पीटेगा, कहीं नहीं काम करेगा। तुम चाहे तुम जमींदार से लिया है 1000 रुपया बीघा के हिसाब से, तो पैसा काहे नहीं दे रहा है। तो बाद में हम लोगों ने बनाया था ना कानून, सीलिंग एक्ट बनाया था, सीलिंग लॉ समझ रहे हैं, एक सीलिंग लॉ बनाया गया था जिसमें आर्थिक समानता की बात की गई थी, है ना, कि जितना भी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, जमींदारी अब रही नहीं, देश आजाद हो गया। यही प्रथा बनाई गई थी कि मान लीजिए कि आपके गांव में 100 किसान है, एक जमींदार है, और एक जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन है ना, और उसको 1-1 एकड़ बांट दिया है उससे किसानों में। तो सीलिंग एक्ट के अनुसार क्या किया गया कि हमने आर्थिक समानता का अधिकार दिया ना, चूंकि राष्ट्र सूची का विषय था इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया था कि स्पष्ट तौर पर लिखा कि जो जमीन जोत रहा है ना वही उसका मालिक है, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में सबको बांट दिया जाए, यानी कि जमींदार के पास भी 1 एकड़ और किसान के पास भी 1 एकड़ रहेगा। नहीं, इंप्लीमेंट पूरा देश में करना था, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जो सांसद थे वो भी जमींदार थे, जो स्टेट में जो विधायक थे वो जमींदार थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वो जमींदार थे, और जो प्राइम मिनिस्टर बने वो जमींदार थे। तो ये लागू कौन करेगा, लागू हो पाएगा? ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन बंगाल के क्षेत्र में ये इसको इंप्लीमेंट कराया गया, क्योंकि वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, तो उन लोगों ने इसको फोर्सली लागू करवाया, है ना। लेकिन इसी में बात बिगड़ गया। बंगाल का एक क्षेत्र है जिसको नक्सलबाड़ी के नाम से जानते हैं, बंगाल का एक जिला है नक्सलबाड़ी जिला, है ना। और नक्सलबाड़ी जिला में क्या हुआ कि जमींदार, इस तरह का कानून बन गया, तो जितना भी किसान था ना, मजदूर किसान, तो ये सब जाकर जमीन अपना, जो जमींदारों का जमीन था हड़प लिया, सब अपना लाल झंडा वाला गाड़ते हैं ना मार्क्सवादी वाले लोग, तो इस तरह से उन लोगों ने अपना जमीन घेर लिया, जो भी किसान था, जो मजदूर था, जो छोटे तबके के लोग थे, वो सब घेर लिए। अब जमींदारों ने देखा कि जाए तो हमारी जमीनों सब घेर लिया, तो जाकर के सब झंडा उखाड़ के फेंक दिया। अब इसी में दोनों के बीच झड़प हो गई, जमींदारों ने जो छोटे किसान थे उनकी हत्याएं किया, नरसंहार हुआ। कहां पर? नक्सलबाड़ी में। और इस नरसंहार के विरुद्ध में जो किसान के लड़के थे, जो नए नौजवान थे, उन लोग भी यूनाइट हो गया, है ना। और ये लोग सारे यूनाइट होकर के एक नया संगठन बना लिया जिसको हम नक्सलाइट बोलते हैं। नाम सुना कभी नक्सल का? इन्होंने एक संगठन बना लिया, और इस संगठन का सन्यास सेन का नाम सुना होगा, चाइना के एक नेता थे, हाँ। तो वे मार्क्सवादी जो लोग थे ना, वो धीरे इनको आर्म्स सप्लाई कर दिया, हथियार सप्लाई की, और इन लोगों ने जमींदारों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और कहा कि जहां पूरा देश भर के लोगों को इन लोगों ने ऐलान किया कि तुम लोग जमीन हड़पो, मतलब जमीन जो भी है जो तुम जोते हो तुम्हारा है, जमींदारों का बात नहीं सुनना है, अगर जमींदार बोलता है तो बोलो हम लोग आएंगे। अब ये जो गुट है उसका कब्जा दिलाने के लिए पूरा देश भर में, हालांकि पहले बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो जंगली एरियाज हैं उन क्षेत्रों में इन लोगों ने समर्थन करके और जमीन को हड़पवा दिया, है ना। लेकिन बाद में यह इन लोगों ने जो कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो प्रशासन इनके विरुद्ध में हो गया। अब प्रशासन विरोध में हुआ तो ये एक नक्सलाइट, एक प्रतिबंधित संगठन हो गया, जो नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है, नक्सली है, तो इसका मतलब अपराधी है। सुनना चाहिए, लेकिन तरीका गलत हो गया ना। बाद में इन लोगों ने कहा किया कि अब जमींदारी तो प्रथा समाप्त हो गई, मतलब जमींदारी अब ये इनका उद्देश्य जो था वो रहा नहीं। तो इन लोगों का क्या हुआ कि बाद में लोग बैंक लूटना शुरू कर दिया अपना खर्चा चलाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, तो और ये गलत करने लगे ना। अब इनके आका हो गए, वो इनका हेड हो गया, अब वो भारत छोड़ करके दुबई में रह रहा है, वहां से कमांड दे रहा है, तो इनका रास्ता बदल गया। शुरुआत अलग तरीके से हुई, लेकिन रास्ता बदल गया, और रास्ता बदलने के कारण अब ये लोग अपराधी हो गए। और जमींदारी जो प्रथा थी, अब इन लोगों ने, जमींदारों ने क्या किया, सीलिंग लॉ से बचने के लिए, अब जब मान लिया कि एक जमींदार है, इस जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन है ना। अब ये क्या किया कि इसने अपना वंशावली बना लिया कि हमारा 10 गो बेटा नहीं है, पेपर में बना लिया, है ना। इस 10 गुड़ा को जो ना 5-5 गो बेटा है, तो कई बेटा हो गया? 50 गो। और ये सब क्या किया कि 50 गुड़ा कहा कि हमरो 5-5 गो है, मतलब दादाजी के समझ से बना लिया सब। आज मान लिया हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, तो इसने लिखा कि दादाजी के पास, दादाजी के 10 गो बच्चा था, है ना। कुंभ के मेला में 8 गो भूला गया था, 2 गो बच्चा हुआ, 2 गो यहाँ है, तो 8 गुड़ा का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? तो पेपर में उसका बंटवारा कर दिया सब, कोर्ट में जाकर के कि उस सबको भी 10-10 एकड़ मिलेगा। अब उस वाला को जो है ना, पता चला कि वो इलाहाबाद में है, वो कानपुर में है, तो उसके भी 5-5 गो लड़का है, तो उसके भी नाम पर जमीन का बंटवारा हुआ कि नहीं? तो उसके भी नाम पर बांट दिया, तब हो गया 2-2 एकड़, है ना। जो अभी का जो वंशज है, जो तीसरा जनरेशन आया, उसके पास तो 5 कट्ठा जमीन नहीं है,
ये बंटवारा हो गया ना, इलीगल बंटवारा हो गया, कानूनी रूप से बांट दिया इन लोगों ने, तो इस एक्ट से बच गया कि नहीं? जो सीलिंग एक्ट था उससे ही लोग बच गए। कहा कि हमारे पास तो 100 एकड़ कहाँ है, हमारे पास तो 10 कट्ठा जमीन है, जितना किसान के पास है वही से कम है हमारे पास। तो ये जो जमीन जोत रहा था 100 एकड़, आज पेपर में कितना हो गया, 10 कट्ठा हो गया। बात समझ में आया? अब क्या हुआ कि ये लोग, अब ये जो जमीन जो था हड़प ली सरकार, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया कि 100 एकड़ है और कि जमींदार एक है ना, इसके 5 पुत्र हैं, तो इसको 5 एकड़ दे दीजिए और 95 एकड़ को जब्त कर लीजिए। बात समझ में आया? तो इस जब्ती से बचने के लिए इशारा किया गया। लेकिन जो जमीन जब्त हो गई या कहा कि तुम्हारे पास साक्ष्य है इशारा वंशावली का, वो नहीं जो दे पाया, उसकी जमीन हड़पी गई, सरकार ने उसको जब्त किया, तो जो जब्त किया गया ना उसको ये सब बेच लिया। अब मान ली 95 एकड़ है, तो उसमें से कुछ जमीन अगर बेच रहे हैं तो बोलते ना मत लिखाइएगा सीलिंग का जमीन है, तो उसलिए कौन सा जमीन है, वही है जो सरकार ने जब्ती किया हुआ है। बात समझ आया? रजिस्ट्री फॉल्स हो जाएगा, लेकिन उस तरह भी बिका जमीन। हाँ नहीं है, इसलिए वो जमीन आज भी बहुत सारे लोग ने खरीद करके सब घर बना लिया, तो आज टूटने जा रहा है क्या? अब मोतिहारी में जाएगा तो रघुनाथपुर से आगे बढ़िया सब सीलिंग का जमीन है, कोई खरीदने जा रहा है, सब टूटने जा रहा है, सब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। अरे गवर्नमेंट चाहेगी तब ना। बेतिया राज का जमीन था, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था कि जो भी उसका जो उत्तराधिकारी है उसका इस पर अधिकार है, एक बार टूटना शुरू होगा सारा लोग खड़ा हो गया, लाखों लोग का सामना करिएगा, आप भीड़ का सामना नहीं कर पाइएगा। एक व्यक्ति का मामला होता है, 2 का 10 का 20 का तो आप सलट लीजिएगा, जब मामला लाखों का हो जाए, जब मामला करोड़ों का हो जाए, तो एक समुदाय बन गया ना, एक कम्युनिटी बन गई, उसका विरोध आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो उन्हीं से चलनी है। बात समझ रहे हैं? तो यह जो सीलिंग एक्ट है वो लागू नहीं हो पाया था।